नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो दोस्तों। स्वागत करता हूं आपका अपना इस छोटे से YouTube चैनल अंकित ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं NCERT क्लास 10th साइंस का अध्याय 1, जिसका नाम है प्यारे बच्चों रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। प्यारे बच्चों, ये फर्स्ट चैप्टर है और इस चैप्टर को जो है बहुत ही मज़ेदार तरीके से पढ़ा जाएगा, मतलब बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, बस इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, तो सबसे पहले टॉपिक आता है हमारे पास कि रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल ऑफ रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों, केमिकल ऑफ रिएक्शन कहते किसे हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं, आइए समझते हैं। देखिए, यहाँ पर है कि रासायनिक अभिक्रियाएं वह अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक, क्या, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके यानी आपस में अभिक्रिया करके नए गुणधर्म वाले नए पदार्थ का जो है क्या करता है, निर्माण करता है। उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके, यानी आप दो या दो से अधिक पदार्थ होना चाहिए, वो जो है परस्पर अभिक्रिया करके यानी आपस में अभिक्रिया कर जो नया गुणधर्म वाला नया पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को हम कहते हैं प्यारे बच्चों रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है दोस्तों, देखो आपको समझाता हूँ। जैसे कि हमारे घर में जो है क्या बनता है, भात बनता है। तो सबसे पहले क्या होता है, पानी डालते हैं, पानी और चावल जब दोनों मिला करके आग लगाते हैं तो क्या बनता है प्यारे बच्चों, भात बन जाता है। ठीक है, जब गर्म करते हैं पानी और चावल को तो क्या बन जाता है, हमारे पास भात बन जाता है। ठीक है ना। तो ठीक उसी तरह जो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर देख लो दो पदार्थ है, क्या है, दो पदार्थ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब दोनों में अभिक्रिया कराते हैं यानी मिलाते हैं तो क्या बनता है प्यारे बच्चों, H2O यानी जल बनता है। ठीक है ना प्यारे बच्चों। ठीक उसी तरह जो है हम ये जो है वही है। ठीक है, देखो कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, जब दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो क्या बनता है प्यारे बच्चों, H2O यानी जल बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। तो रासायनिक अभिक्रिया जो है वह है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ होना चाहिए, उनसे मिलकर के जो नया पदार्थ बन जाता है उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल। अब देखो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण, यानी रासायनिक अभिक्रिया जो है बहुत सारे उदाहरण है। ठीक है, देखो एक चीज आपको बता देता हूँ, रासायनिक अभिक्रिया जो है ना प्यारे बच्चों, एक बार अभिक्रिया हो जाने के बाद से जो है उसको जो है उसी रूप में नहीं ढाल सकते हैं। यानी प्यारे बच्चों, जैसे कि चावल लिए थे और पानी लिए थे तो क्या बना था, भात बना था। अगर उस भात को आप चाहे कि गर्म करके जो है चावल को अलग कर देना और पानी को अलग कर देना, क्या संभव है? नहीं है, यह असंभव है। ठीक है, नहीं हो सकता है। तो एक बार रासायनिक अभिक्रिया जो है करने के बाद जो है अब उसको जो है उसी रूप में, पहले जो था उसी रूप में नहीं ढाल सकते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण समझ सकते हैं। पहला है भोजन का पकना। क्या प्यारे बच्चों, भोजन का पकना आपको बता दिए। दूसरा है भोजन का पाचन, यानी प्यारे बच्चों जो हमारे जो है जब हम खाना खाते हैं तो क्या है, एक जो है भोजन का पचना जो है क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए दूध से दही बनना, यानी प्यारे बच्चों दूध रहता है हमारे पास और उसमें जो है जोरन डाल देने के बाद, जिसे जोरन कहते हैं, थोड़ा सा दही डाल देने के बाद कुछ घंटों बाद, कुछ दिनों बाद क्या होता है बाबू, दही में जो है बदल जाता है, यानी दही में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है ना, वही है। उसके बाद है हमारे पास लोहे पर जंग लाना, यानी लोहा जब आता है, जैसे कि कहीं रख दिया जाता है बाहर, जैसे कि छड़ हो गया। ठीक है, वो लोहा है, उसको रख देने के बाद जो है बाहर में जो है
वायु में बहुत सारे गैस हैं, उससे अभिक्रिया करके जो है प्यार बच्चों क्या होता है, जंग लग जाता है, ठीक है ना। तो लोहे पर जंग लगा, ये भी जो है हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए आगे बढ़, देखिए अब हमारे पास है रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन, यानी प्यारे बच्चों रासायनिक अभिक्रिया समझ गए हैं। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन, यानी जब रासायनिक अभिक्रिया करते हैं ना तो कभी कभी क्या हो जाता है ना, उसमें परिवर्तन आ जाता है। यानी मान लो किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसको गर्म करने पर जो है मान लो कहीं लिक्विड में बदल गया या फिर एक्वस में बदल गया, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो वही है कि रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन आ जाना, ठीक है ना। पहला है कि अवस्था में परिवर्तन, यानी कोई चीज़ क्या है, ठोस है, अगर उसको मान लो गर्म करने के बाद कहीं लिक्विड में बदल जाए, वही है अवस्था में परिवर्तन। उसके बाद है रंग में परिवर्तन, क्या दोस्त, रंग में परिवर्तन, यानी रंग में भी परिवर्तन हो जाता है। मान लो कुछ रासायनिक पहला कुछ और रंग का होगा और रासायनिक अभिक्रिया करने पर कुछ और रंग का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद है तापमान में परिवर्तन, यानी रासायनिक अभिक्रिया करने से पहले कुछ और तापमान रहेगा और रासायनिक अभिक्रिया कर देने के बाद कुछ और हो जाएगा, तो ये सब होता है, ठीक है ना। उसके बाद है गैस का उत्सर्जन, यानी कभी कभार क्या होता है ना प्यारे बच्चों की रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो कभी कभार क्या होता है, गैस भी निकलता रहता है, क्या गैस भी निकलता रहता है, ठीक है ना। ये चीज तो क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर दो चीज दिया है, अभिकारक और उत्पाद। देखो अभिकारक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेक्टेंस कहते हैं, क्या कहते हैं, रेक्टेंटेंस कहते हैं, ठीक है ना। अब रिएक्टेड कहते हैं, अभिकारक यानी रिएक्टेड। अब देखो अभिकारक सिंपल है कि रसायन मतलब कि अभिकारक वह कहलाता है, अभिकारक वह कहलाता है जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेता है प्यारे बच्चों, भाग लेता है। अभिकारक वह कहलाता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। देखिए अब उत्पाद देखिए, यानी प्रोडक्ट, उत्पाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। अब देखिए उत्पाद वह कहलाता है जो अभिकारकों से, क्या दोस्तों, अभिकारकों से मिलकर जो बनता है उसको क्या कहा जाता है, उत्पाद कहा जाता है। यानी देखो कि अभिकारक को उसे कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और उत्पाद किसे कहते हैं, जो अभिकारकों से मिलकर बनता है। देखिए यहाँ पर एक तरफ हमारे पास क्या है, अभिकारक है और एक तरफ हमारे पास क्या है, उत्पाद है। तो ये हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, एक समीकरण है, एक समीकरण है। तो मैंने आपको क्या बताया, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों जो है क्या लिया है, भाग लिया है। और ये जो भाग लेता है उसको क्या कहते हैं, हम अभिकारक कहते हैं। और जो अभिकारकों से मिलकर जो बनता है हमारे पास क्या आएगा, उत्पाद कहलाएगा। जो अभिकारक से मिलकर बनता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। सिंपल है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास है रासायनिक समीकरण। प्यारे बच्चों रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पर रासायनिक समीकरण में जो है रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित किया जाता है, यानी प्यारे बच्चों क्या, सजाया जाता है, ठीक है। अभिकारकों और उत्पादों में जो है प्रत्येक पदार्थों के जो है प्रतीकों कह लो या सूत्र का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर मैग्नीशियम के जगह पर Mg लिखे हैं, ऑक्सीजन का जगह पर O2 लिखे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड के जगह पर MgO लिखे हैं। ये सब हमारे पास क्या है, प्रतीक है। पदार्थों को जो है क्या है, पदार्थ का ये सब प्रतीक है, ठीक है। अब प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। भौतिक अवस्था यानी हमारे पास मैग्नीशियम क्या है, लिक्विड है, सॉलिड है या फिर गैस है। तो हम कहेंगे प्यारे बच्चों मैग्नीशियम हमारे पास क्या है, सॉलिड है यानी ठोस है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, भौतिक अवस्था को दर्शाना। तो रासायनिक समीकरण में जो है रासायनिक अभिक्रिया को क्या किया जाता है, निरूपित किया जाता है, यानी सजाया जाता है, सजाकर लिख दिए हैं। अब देखो अभिकारक और उत्पादों में ये क्या, अभिकारक और उत्पादों में जो है प्रतीकों कह लो या सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। इसका सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है, यानी मैग्नीशियम का सूत्र होता है MgO, ऑक्सीजन का मतलब सूत्र होता है O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र होता है MgO। ये क्या है, सूत्र का प्रयोग किया जाता है और सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। यानी मैग्नीशियम हमारे पास क्या है, S है, मतलब ठोस है, सॉलिड है, ठीक है।
अब देखो O2 हमारे ये मतलब गैस क्या है, जी है लगा दिया, मतलब गैस है। मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे पास क्या है, एस, यानी सॉलिड है, मतलब ठोस है। अब देखो हमारे पास क्या है यहाँ पर, भौतिक अवस्था का प्रतीक, यानी प्यारे बच्चों भौतिक अवस्था जो है प्रतीक के बारे में जानते हैं। देखिए एस का मतलब होता है सॉलिड, मतलब ठोस, जी लगा दिया यानी गैस, मतलब गैस, ठीक है। एल का मतलब क्या होता है, लिक्विड का मतलब होता है द्रव्य होता है। एक्यू का मतलब होता है एक्वस का मतलब होता है जलीय विलयन। क्या होता है, एक्यू का मतलब होता है जलीय विलयन। तो प्यारे बच्चों इस तरह से जो है ये जो है समझ में आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हमारे पास है कि निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। ये जब जो है हमारे पास कितना है, 4 समीकरण दिया है और इन चारों को जो हमको क्या करना है, बैलेंस करना है, यानी संतुलित करना है। इस पर प्यारे बच्चों मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है संतुलित कर बता दे रहा हूँ, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। अब देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो जो है क्या क्या हाइड्रोजन है, H मतलब कि हाइड्रोजन हमारे पास कितना है, हाइड्रोजन हमारे पास कितना है, कुछ भी नहीं है, मतलब एक है। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या है, हाइड्रोजन के बगल में जो है क्या होता है, और N के बगल में क्या होता है प्यारे बच्चों, भूत प्रेत की तरह जो है एक छुपा रहता है। हाइड्रोजन कितना है, एक है, ठीक है। N कितना है, नाइट्रोजन कितना है हमारे पास, कुछ भी नहीं है, मतलब एक है। O मतलब ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, 3 है। ये एक ग्रुप का है, एक ग्रुप में ढाल दे। अब देखो प्यारे बच्चों प्लस के बाद जो है ना प्यारे बच्चों क्या होता है, ग्रुप चेंज हो जाता है, ठीक है, ग्रुप चेंज हो जाता है। अब देखो दूसरा ग्रुप है तो Ca कितना है हमारे पास, कुछ भी नहीं है, मतलब एक है, ठीक है। अब देखो हमारे पास OH का हॉल ट्वाइज है, मतलब कहने का मतलब क्या है, ऑक्सीजन 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन O हमारे पास कितना है, 2 है, और हाइड्रोजन भी हमारे पास कितना है, 2 है। एक ग्रुप का है, एक ग्रुप में ढाल दिए, ठीक है, एक ग्रुप में ढाल दिए। अब देखिए अब आते हैं अभिकारक में। अब देखिए प्यारे बच्चों ये जो है Ca कितना है, कुछ भी नहीं है, मतलब एक है। N अब देखो प्यारे बच्चों NO3 का जो है क्या होता है, ये हॉल ट्वाइज है, क्या है, मतलब NO3 का क्या है, हॉल ट्वाइज है। मतलब हमारे पास क्या है ये कि हमारे पास ये है N हमारे पास कितना है, एक है, क्या है, एक नहीं है, एक है, हॉल ट्वाइज है, 3 का हॉल ट्वाइज है, 2 है हमारे पास, ठीक है। और देखो ऑक्सीजन हमारे पास कितना है, 3 है, और हॉल ट्वाइज है तो गुना करेंगे कितना है, 3 दूनी 6 हो गया हमारे पास। ये ग्रुप का है, एक ग्रुप में ढाल दिए। अब देखो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, कुछ भी नहीं है, मतलब एक है, एक ग्रुप का है, एक ग्रुप में ढाल दिए। अब देखो हमको क्या करना है, मिलाना है। जैसे कि हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, एक है, और यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों हाइड्रोजन 2 है। इसका मतलब इसमें तो 2 से गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, 2 से जो है गुना करना पड़ेगा। देखो सबसे जो है छोटी संख्या, यानी सबसे छोटी संख्या 2 से जो है गुना लगाते हैं। अगर 2 से नहीं होगा तो 3 से गुना लगाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है हम लोग 2 से गुना लगा लेते हैं। 2 से तो हो जाएगा, 2 से 1 में गुना करेंगे 2 हो जाएगा, फिर से 2 से 1 में 2 हो जाएगा, फिर से 2 से 3 में 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर नाइट्रोजन जो है ये 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर 6 है, यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, 6 है। 6 1 7, यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो है कितना हमारे पास हो जाएगा, 6 1 6 2 8 है। मतलब इसमें जो है 2 से गुना करना पड़ेगा। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 दूना 4, फिर से 2 से 1 में गुना करेंगे तो ऑक्सीजन हमारे पास कितना हो जाएगा, 2। यानी यहाँ पर
हाइड्रोजन कितना है 2 2 4, नाइट्रोजन कितना है 2 2 नाइट्रोजन है यहाँ पर भी 2, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर 6 है, 6 2 कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पर 6 2 कितना हो जाएगा 8। मतलब जो है यहाँ पर क्या है बैलेंस हो चुका है, यानी संतुलित हो चुका है। अब देखो जिस ग्रुप में आप जितना गुना किए हैं उस ग्रुप में लिख दीजिए। यहाँ पर क्या है HNO3 के यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे, मतलब 2 लगा देंगे, इसमें ग्रुप में किए थे। और H2O में हम क्या किए थे 2 से भी गुना किए थे। मतलब ये हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों जो है संतुलित हो चुका है, ठीक है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। आइए अब दूसरा का जो है संतुलित करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों अब 2 नंबर देखते हैं। नाइट्रोजन Na मतलब सोडियम, ठीक है ना, कितना है कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। O ऑक्सीजन कितना है प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। हाइड्रोजन कुछ भी नहीं है, मतलब प्यारे बच्चों 1 है। आपको बताए थे ना कि भूत प्रेत की तरह जो है प्यारे बच्चों छुपा रहता है। अब देखिए हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन कितना है प्यारे बच्चों 2 है। SO4 तो S कितना है हमारे पास 1 है। वो कितना है हमारे पास 4 है, एक ग्रुप का है, एक ग्रुप में ढाल दिए। अब देखो यहाँ पर क्या है सोडियम कितना है 2 है। S कितना है यहाँ पर 1 है। O कितना है हमारे पास 4 है, तो 4 एक ग्रुप का है, एक ग्रुप में ढाल दिए। अब देखो हाइड्रोजन कितना यहाँ पर 2 है। ऑक्सीजन कितना है हमारे पर 1 है, एक ग्रुप का है, एक ग्रुप में ढाल दिए, ठीक है ना। एक ग्रुप का है तो एक ग्रुप में ढाल दिए, ठीक से लिख लिए। अब देखिए सोडियम 1 है, सोडियम यहाँ पर 2 है, इसमें क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे। क्या करेंगे बाबू इसमें जो है 2 से गुना करना पड़ेगा। जब गुना करेंगे तभी तो ये सोडियम 2 हो पाएगा। जब दोना करेंगे गुना करेंगे तो ये सब क्या है पूरा ग्रुप में गुना होगा। यानी जब गुना करेंगे तो ये इस एक ग्रुप में जो है गुना होगा। तो 2 एकम 2, फिर से 2 एकम 2, फिर से 2 एकम 2। सोडियम 2 है, सोडियम 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन कितना यहाँ पर 2 है, 2 है, 2 और 4 कितना होता है 6। यहाँ पर क्या है 2 1 कितना हो जाएगा 5। मतलब यहाँ पर जो है गुना करना पड़ेगा 2 से, बिल्कुल करना पड़ेगा। 5 है, जब गुना करेंगे तो ऑक्सीजन हमारे पास कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो गुना करेंगे तो हाइड्रोजन में, जब गुना करेंगे तो हाइड्रोजन में भी गुना करना पड़ेगा। तो गुना करते हैं 2 दूना 4, हाइड्रोजन 4 हो गया। और 2 से 1 में गुना करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2 एकम 2। अब देखो मिलाते हैं सोडियम 2 ठीक है। ऑक्सीजन 2 2 2 2 4 6, और यहाँ पर 4 2 6, ठीक है। ऑक्सीजन भी 6 हो गया, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, और हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है 2 2 4, और हाइड्रोजन यहाँ पर 4। मतलब देखो प्यारे बच्चों ये भी हमारे पास क्या हो गया संतुलित हो गया, ठीक है। अब देखो जिस ग्रुप में आप मल्टीप्लाई किए थे उस ग्रुप के आगे लिख देंगे, ठीक है। देखिए इसमें जो है गुना किए थे 2 से 2 लिख दिए। H2O में किए थे 2 से गुना कर दिए थे तो 2 लिख दिए, ठीक है ना। आइए अब समझते हैं तीसरा नंबर, ये भी हमारे पास क्या है संतुलित हो गया है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखो प्यारे बच्चों मजा आ जाएगा पढ़ने में। अब देख रहे हैं ना कितना मजा आ रहा है। अब देखो 3 नंबर हम लोग है संतुलित करते हैं। तीसरा नंबर यहाँ पर क्या है Na सोडियम कितना है प्यारे बच्चों 1 है, ठीक है ना। Cl कितना है हमारे पास 1 है, कुछ भी नहीं मतलब 1 है, एक ग्रुप का है, एक ग्रुप में ढाल दिए। अब देखो यहाँ पर Ag कितने हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है ना। NO3 N कितना है हमारे पास 1 है। O कितना है हमारे पास 3 है, एक ग्रुप का है, एक ग्रुप में ढाल दिए। अब देखो Ag हमारे पास कितना है कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। Cl कैल्शियम क्लोरीन कितना है हमारे पास कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, एक ग्रुप का है, एक ग्रुप में ढाल दिए। अब देखो यहाँ पर Na सोडियम कितना है हमारे पास
कुछ भी नहीं है मतलब एक है। नाइट्रोजन कितना है हमारे पास, ये कुछ भी नहीं है मतलब एक है। O3 ऑक्सीजन हमारे पास कितना है, 3 है, तो 3 लिख दिए। अब देखो नाइट्रोजन एक है, नाइट्रोजन एक है, कैल्शियम यहाँ पर एक है, कैल्शियम यहाँ पर एक है, ठीक है। Ag हमारे पास एक है, Ag हमारे पास एक है। N मतलब नाइट्रोजन एक है, नाइट्रोजन एक है, ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3। मतलब यार ये जो है पहले से ही संतुलित है। क्या प्यारे बच्चों, ये जो है पहले से ही हमारे पास क्या है, बैलेंस है यानी संतुलित है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे यह पहले से संतुलित है। क्या प्यारे बच्चों, यह जो है पहले से संतुलित है, लिख देंगे, ठीक है। आइए अब ये जो है क्लियर हो गया। आइए अभी 4 नंबर का जो है हम संतुलित करते हैं। अब देखिए 4 नंबर Ba, बेरियम कितना है प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं मतलब एक है। क्लोरीन कितना है, 2 है, ठीक है ना, 2 है। ए ग्रुप का है, ए ग्रुप में ढाल दिए। H2 हाइड्रोजन कितना है प्यारे बच्चों, 2 है। एस कितना है हमारे पास, कुछ भी नहीं है मतलब एक है। वो हमारे पास कितना है, 4 है, ए ग्रुप का है, ए ग्रुप में ढाल दिए। अब देखो बी मतलब बेरियम कितना है हमारे पास, कुछ भी नहीं है मतलब एक है। एस हमारे पास कितना है, कुछ भी नहीं है मतलब एक है। ओ हमारे पास कितना है, 4 है, ऑक्सीजन 4 है। अब देखो हाइड्रोजन कितना है प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं मतलब एक है। Cl कितना है हमारे पास, कुछ भी नहीं है मतलब एक है, ठीक है ना जी। अब देखो बेरियम एक है, यहाँ पर भी बेरियम एक है, ठीक है। यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यहाँ पर जो है क्लोरीन 1 है। मतलब प्यारे बच्चों इसमें जो है हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। अब देखो जब गुना करेंगे तो 2 एकम 2 दोनों में होगा, ग्रुप में होगा, तो 2 एकम फिर 2। अब देखो यहाँ पर बेरियम एक है, बेरियम एक है, ठीक है। क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है, ठीक है। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। एस हमारे पास कितना है, 1 है, यहाँ पर भी 1 है। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। प्यारे बच्चों इस तरह से जो है ये भी हमारे पास संतुलित जो है हो चुका है, यानी बैलेंस हो चुका है। इस ग्रुप में हम लोग क्या किए थे, गुना किए थे। आइए इसको जो है हम लोग इस ग्रुप में 2 लगा देंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों, 2 लगा देंगे। मतलब प्यारे बच्चों ये जो है चारों बेहतरीन तरीके से हम लोग जो है संतुलित कर दिए हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों हमारे पास है द्रव्यमान संरक्षण के नियम। प्यारे बच्चों द्रव्यमान संरक्षण क्या होता है, इनके बारे में आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पर कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार प्यारे बच्चों कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही विनाश किया जाता है, यानी नष्ट किया जाता है। तो प्यारे बच्चों द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ये कहलाता है, ये कहा गया है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार कि प्यारे बच्चों न ही किसी परमाणु के अणु का जो है निर्माण किया जाता है और ना ही उस परमाणु के अणु का जो है नष्ट किया जाता है। ये क्या किया जाता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जो है ना ही उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट किया जाता है उन परमाणुओं की, जैसे कि अणु को, ठीक है ना। आइए अब देखो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है आइए पढ़ते हैं। देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। प्यारे बच्चों जो हम लोग रासायनिक समीकरण को जो है संतुलित किए थे, पहले जो है नहीं किए थे जो रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित किए थे, तो आखिर प्यारे बच्चों हम क्यों संतुलित करते हैं रासायनिक समीकरण को, वो चीज आपको बताना है, ठीक है ना। आइए देखिए यहाँ पर रासायनिक समीकरण के पहले प्यारे बच्चों आप लोग सभी लोग जानते हैं कि रासायनिक समीकरण के पहले अभिकारक आता है एवं उसके बाद उत्पाद आता है। में जो है प्रत्येक पदार्थों के परमाणुओं की संख्या
क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। क्या दोस्तों, कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके बाद उत्पाद में प्रत्येक पदार्थों के जो है परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर है तो उसी को जो है बराबर करने के जो है क्या कहते हैं, ये जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं बराबर करने के लिए प्रत्येक पदार्थों के परमाणुओं की संख्या। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो यहाँ पर एक चीज कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। प्यारे बच्चों, अगर आपसे बोला जाए कि रासायनिक अभिक्रिया का जो है कितना प्रकार होता है, तो आप कहेंगे मुख्य रूप से जो है प्यारे बच्चों 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार के। आइए समझते हैं। देखिए, पहला है हमारे पास संयोजन अभिक्रिया। क्या प्यारे बच्चों, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा है हमारे पास वियोजन अभिक्रिया। ठीक है। तीसरा है हमारे पास विस्थापन अभिक्रिया। चौथा है हमारे पास द्विविस्थापन अभिक्रिया। और पांचवा है अपचयन और उपचयन अभिक्रिया। तो प्यारे बच्चों, इन पांचों के बारे में आइए जानते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आइए दोस्तों समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार बारी बारी से। ठीक है। आइए देखिए, यहाँ पर जो है पहला है संयोजन अभिक्रिया। प्यारे बच्चों, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ जो है इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ अर्थात 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर जो है एक उत्पाद का निर्माण करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। प्यारे बच्चों, संयोजन अभिक्रिया में जो है 1-2 पदार्थ होना चाहिए या 2 से अधिक भी पदार्थ होना चाहिए। 2 पदार्थ होना चाहिए या 2 से अधिक पदार्थ होना चाहिए। उन सभी को जो है अभिक्रिया करके जो है केवल एक उत्पाद का निर्माण करता है। क्या दोस्तों, केवल एक ही उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है ना। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक जो है मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि यहाँ पर देखो, कार्बन है, कार्बन प्लस O2, यहाँ पर 2 पदार्थ है, इनसे मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण हुआ है। क्या पर बच्चों, एक उत्पाद जो है दिया है, तो इसे हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है ना। संयोजन अभिक्रिया में एक उत्पाद देता है। अब देखिए वियोजन अभिक्रिया। प्यारे बच्चों, संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया कहते किसे हैं, इस अभिक्रिया में एक अभिकारक, क्या दोस्तों, इस अभिक्रिया में जो है एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। प्यारे बच्चों, वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, इस अभिक्रिया में एक अभिकारक टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाता है, तो उसे क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, वियोजन अभिक्रिया। जैसे कि यहाँ पर CaCO3 है, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट है। जब एक टूटता है ये, तो बदल जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और फिर से कार्बन डाइऑक्साइड में। 2 उत्पाद दिया है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना। एक अभिकारक है और टूट करके जो है 2 या 2 से अधिक उत्पाद बदल जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, वियोजन अभिक्रिया। अब देखो प्यारे बच्चों, एक चीज आपको बता दूं कि वियोजन अभिक्रिया जो है 3 प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया के जो है प्रकार वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार के, ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। प्यारे बच्चों, इन तीनों पर जो है एक वीडियो में बनाऊंगा, फिलहाल जो है इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है ना। इस पर एक वीडियो बनाकर जो है डाल दूंगा। ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। देखो प्यारे बच्चों, अब हमारे पास है विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखो, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व, यानी इस अभिक्रिया में जो है अधिक क्रियाशील तत्व जो है कम क्रियाशील जो है तत्व के उसके यौगिक से विस्थापन कर देता है, यानी हटा देता है। अधिक क्रियाशील तत्व जो है कम क्रियाशील तत्व के उसके यौगिक से विस्थापन कर देता है, यानी हटा देता है उसके जगह से, तो इसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि उदाहरण में आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, Fe है यानी लोहा है,
क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व है कॉपर से। तो देखो ये जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, तो ये Fe यानी लोहा जो है कॉपर को मार पीट के हटाकर, मतलब मार पीट कर उसको अलग बैठा देता है और खुद जो है Fe यानी लोहा जो है कॉपर सल्फेट के साथ यहाँ पर आके बैठ जाता है और कॉपर को मार पीट के उधर भगा देता है, ठीक है ना। तो मतलब ये ज़्यादा बलवान है, Fe यानी लोहा जो है बहुत ज़्यादा बलवान है कॉपर से, तो कॉपर को मार पीट के हटा देता है और खुद जाकर SO4 के साथ बैठ जाता है, तो उसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब देखो प्यारे बच्चों, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है कि इस अभिक्रिया में 2 बार विस्थापन होने के कारण इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, द्विविस्थापन अभिक्रिया नाम सुनकर आप पता लग जा रहा है कि इसमें 2 बार विस्थापन हो रहा है, तो जिसमें 2 बार विस्थापन होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कि लिए उदाहरण देख सकते हैं, Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट है यहाँ पर, और BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड है। जब इन दोनों को अभिक्रिया कराते हैं तो हमारे पास क्या होता है, BaSO4 और NaCl2। मतलब देखो आपको समझाता हूँ, यहाँ पर 2 दोस्त हैं, कौन कौन, सोडियम और बेरियम। इन दोनों के पास क्या था, एक गर्लफ्रेंड थी। क्या थी, गर्लफ्रेंड थी। अब देखो एक दिन क्या हो गया, दोनों से झगड़ा हो गया, मतलब कि दोनों दोस्त जो थे अपने अपने गर्लफ्रेंड से झगड़ा कर लिया। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जो सोडियम लड़का जो था वो चल जाता है क्लोरीन के साथ, और जो बेरियम लड़का था वो चलाता है सोडियम के गर्लफ्रेंड के साथ, ठीक है ना। मतलब गर्लफ्रेंड अदला बदली कर लेता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बन जाता है सोडियम, यहाँ पर बन जाता है प्यारे बच्चों सोडियम क्लोराइड, और यहाँ पर बन जाता है बेरियम क्लोराइड था तो चल जाता है सोडियम के पास, तो यहाँ पर बन जाता है बेरियम सल्फेट बन जाता है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों ये जो है हमारे पास द्विविस्थापन अभिक्रिया समझ में आ गया ना जी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों हमारे पास है 5वां नंबर, उपचयन और अपचयन। इन दोनों के बारे में समझेंगे, और एक हमारे पास है प्यारे बच्चों रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है ना। आइए, उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए किसी पदार्थ में, क्या दोस्तों, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, उपचयन अभिक्रिया। मतलब किसी पदार्थ में जब अभिक्रिया कराते हैं तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है या फिर हाइड्रोजन निकल रहा है, तो उसे कहेंगे उपचयन अभिक्रिया। देखिए उदाहरण देखिए, यहाँ पर क्या है, C कार्बन है, प्लस में क्या है O2 यानी गैस है। जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर कार्बन के साथ क्या है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। क्या कार्बन अकेला था, और अभिक्रिया कराने के बाद ऑक्सीजन जो है यहाँ पर जुड़ रहा है, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, उपचयन अभिक्रिया, ठीक है ना, क्लियर। अब देखिए दूसरा है हमारे पास अपचयन अभिक्रिया। किसी पदार्थ में, क्या दोस्तों, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना या फिर क्या दोस्तों, या फिर ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया। किसी पदार्थ में अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है और ऑक्सीजन निकल रहा है तो उसे कहेंगे हम लोग उपचयन अभिक्रिया। देखिए अपचयन अभिक्रिया, क्या दोस्तों, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, ZNO प्लस में C यानी कार्बन। जब अभिक्रिया कराते हैं तो प्यारे बच्चों क्या होता है, Zn प्लस CO यानी कार्बन ऑक्साइड, जिंक और कार्बन ऑक्साइड। अब देखो क्या हाइड्रोजन का जुड़ना या फिर ऑक्सीजन का निकलना, तो यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों जिंक ऑक्साइड था, यानी O था, इसमें था। अभिक्रिया कराने के बाद जो है प्यारे बच्चों जिंक में से जो है ऑक्सीजन क्या है, निकल गया। क्या जिंक में से यहाँ पर ऑक्सीजन था, अभिक्रिया कराने के बाद जिंक में से ऑक्सीजन निकल गया, तो हमारे पास ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया। क्या दोस्त, अपचयन अभिक्रिया। तो ऑक्सीजन का निकलना अपचयन अभिक्रिया कराता है, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया। प्यारे बच्चों रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया ये दोनों होता है। आइए देखिए, इस अभिक्रिया में
अपचयन और उपचयन दोनों होता है, इसलिए इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखो उदाहरण के लिए यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है, प्लस में हाइड्रोजन है। क्या दोस्तों, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन है। जब अभिक्रिया कराते हैं तो प्यारे बच्चों क्या होता है, कॉपर आ जाता है और प्लस में H2 यानी जल आता है। क्या आता है, कॉपर और जल आता है। तो यहाँ पर देखो कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन अभिक्रिया कराने के बाद ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ पर क्या है, अपचयन अभिक्रिया। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन अकेला था, अभिक्रिया कराने के बाद हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन अभिक्रिया प्यारे बच्चों। ठीक है ना, तो ये जो है रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है ना, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है प्यारे बच्चों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया प्यारे बच्चों किसे कहते हैं, देखो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, क्या प्यारे बच्चों, दो या दो से अधिक पदार्थ जो है मिलकर एक अघुलनशील यानी ठोस, जो जल में जो है नहीं घुल सकता, अघुलनशील पदार्थ का जो है निर्माण करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यानी प्यारे बच्चों क्या है इसमें कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक विलयन, यहाँ पर विलयन छूट गया है, अधिक विलयन को मिलाकर, मतलब यानी मिलकर जो है एक अघुलनशील, जो जल में नहीं घुल सकता, अघुलनशील पदार्थ का जो है निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे कि प्यारे बच्चों यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 2 विलयन है, इस 2 विलयन को मिलाया गया है, तो प्यारे बच्चों क्या है, यहाँ पर एक देख रहे हैं ब्लैक क्या है, यहाँ पर ब्लैक जो है यहाँ पर क्या है, ये अघुलनशील पदार्थ है, ये जल में नहीं घुल रहा है, यानी ये जो नीचे बैठ जाता है। ठीक है ना, जो जल में जो है नीचे बैठ जाता है, जो जल में नहीं घुल पाता है, अघुलनशील होता है, उसे क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, जैसे कि ये सब जल है और इसमें जो है क्या है, अघुलनशील पदार्थ है, 2 विलयन को मिलाने पर जो एक अघुलनशील पदार्थ बच जाता है, उसी को हम कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। उदाहरण के लिए देख सकते हैं यहाँ पर AgENO3 है, एक्वस है, प्लस में है NaCl। जब अभिक्रिया कराते हैं तो AgCl यानी सिल्वर क्लोरीन प्राप्त होता है, और उसके बाद से NaNO3 प्राप्त होता है। ठीक है ना, अब देखो प्यारे बच्चों इसमें है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब जानेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखो जिस रासायनिक अभिक्रिया में जो है उत्पादों के, मतलब कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता हो, यानी उत्पादों के साथ साथ ऊष्मा भी निकलता रहता हो, उसी को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिन अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो यानी निकलता हो, उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है ना, उदाहरण के लिए देख सकते हैं यहाँ पर CH4 यानी मीथेन है, O2 यानी ऑक्सीजन है। जब हम क्या मीथेन को ऑक्सीजन में जलाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, H2O यानी जल निकलता है। ठीक है ना, H2 मतलब जल नहीं, H2 निकलता है। ठीक है ना, उसके बाद से हमारे पास ऊष्मा निकलता है, यानी यहाँ पर देखो ऊपर की ओर है, यानी ऊष्मा जो है भाप के रूप में क्या है, निकलता है, यानी ऊष्मा जो है भाप के रूप में निकलता है, उसी को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है ना, अब देखो हमारे पास आता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। प्यारे बच्चों ऊष्माशोषी यानी हमको ऊष्मा चाहिए। क्या ऊष्माशोषी का मतलब होता है हमको और ऊष्मा चाहिए, नाम से ही पता लग जा रहा है। देखो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा यानी ऊष्मा, बोले तो ऊर्जा मतलब ऊष्मा अवशोषित होता हो, यानी ऊष्मा का जो है ऊष्मा का आवश्यकता हो, ऊष्मा को जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, आवश्यकता हो, उसी को हम कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है ना प्यारे बच्चों,
जिस वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा यानी उष्मा की ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, अवशोषित होता हो यानी आवश्यकता हो, उसी को हम कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है दोस्त, आइए आगे बढ़ते हैं।